हेलो स्टूडेंट, अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत, अभिनंदन। आज ये चौथा सीरीज है ज्योग्राफी वाला। में भी लगभग 25 क्वेश्चन है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हीं को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार। अब देखो, ये क्वेश्चन था कूट वाला, लेकिन इसमें कूट टाइप नहीं हो पाए। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। यह पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट की बात किया गया कि नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का डेवलपमेंट कम कम होने के रीजंस क्या है। 1 2 3 4 इसमें है कि एक सही है, दो सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो देखो, अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति, विच्छेदित मतलब यहाँ पे अपलैंड और डाउनलैंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रैक बिछाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत घने जंगल हैं, तो आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट में 70% से अधिक डेंसिटी है जंगलों, है ना। इसके बाद कम जनसंख्या घनत्व। देखो, रेलवे इस बात को कभी मान के रेलवे को नहीं बिछाता है कि जनसंख्या घनत्व कम है या ज़्यादा है ना। भारी वर्षा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बार बार बाढ़ आती है। तो यहाँ पर जो भी राज्य आपके हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, जैसे यहाँ से चलेंगे तो आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है ना। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरे स्थान में, है ना, सिक्किम से लेके ये जो 8 राज्य हैं उसमें अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति है, तो कूट 1 हो जाएगा। घने जंगल हैं तो 2 हो जाएगा। और एक तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 कूट सही होगा, विकल्प तो छपा नहीं है। तो आप इतना ही समझिए कि इसमें आपका जो भारत में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की डेंसिटी कम होने का रीजन क्या है कि टोपोग्राफी क्या हो जाएगा, अपलैंड डाउनलैंड ज़्यादा है, जंगल बहुत घने हैं और भारी वर्षा होती, 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें एक बार यूपीएससी में भी आया है, जबकि इसमें छपा नहीं है, एसएससी का भी आपका है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति, जंगल में आग लगना वन्य जीव के पतन का कारण नहीं है। कृषि और मानव बस्ती, घरेलू मवेशियों के लिए चारागाह। देखो, इसमें होता क्या है कि एक तो होता है प्राकृतिक कारण, है ना। अब प्राकृतिक कारण होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा है मानव निर्मित कारण। तो इसमें आपको कौन से प्राकृतिक दिखाई दे रहे हैं और कौन से मानव निर्मित। पहली बात तो क्वेश्चन को एक बार और समझो। में कहा गया कि वन्य जीव जो अभ्यारण्य है या वन्य जीव कह लो, उसके, है ना, डिक्रीजमेंट के संबंध में है, पतन के संबंध में है, कौन सा कारण सही नहीं। इसमें अब जो औद्योगिक और तकनीकी प्रगति है किसने की, तो मानव ने की, ध्यान देना। कृषि जो डेवलपमेंट किया वो भी इंसान ने किया, मानव बस्तियां बसाई तो वो इंसान ने बताए। और जो चारागाह हैं, ग्रासलैंड जो बनाए जंगल को साफ करके, वो भी इंसान ने बनाए। तो इंसान के ये जो फैक्टर हैं तीनों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्निकल। तो अब आपने कहा कि सर जंगल में आग लगना कोई इंसान के द्वारा तो होता नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए, अगर आप इसमें है तो आप भूल जाइए कि जंगल में आग कोई मानव द्वारा लगती है ना। जंगल में पेड़ रगड़ते हैं, उससे ही आग लग जाती है, ठीक है ना। आपका वन में आग लगने की प्रथा बहुत पहले से, और ज़्यादा मोस्टली आग वहीं से लगती। तो जो जंगल में आग लगने की जो प्राकृतिक कारण माना गया, ना कि मानवीय कारण माना गया। तो ये तीनों क्या है, मानवीय रूप से मानव के द्वारा है, जबकि ये क्या है आपका नेचुरल है। तो जंगल में आग लगना, आग का बुझ जाना, ये आपको आपका पतन का रीजन नहीं है। बाकी ये तीनों ही रीजन क्या है, पतन के हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन थोड़े टफ भी है, इन्वायरमेंट से भी कुछ संबंधित हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करके उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ईयर 1 में बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो वन समझना पड़ेगा। वन क्या है, तो आपने कहा वृक्षों की सघनता को वन कहते हैं, ठीक है ना। तो वृक्ष जब सघन होंगे तो वन कहते हैं,
और जहाँ वृक्ष सघन नहीं है उसे वनस्पति कहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन डिफरेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन? तो फॉरेस्ट क्या है, सघनता को वन कहते हैं। अब कोई भी देश कहता है कि अनुकूल जलवायु रखने के लिए कम से कम समतल भूमि पर 33% पे वन होना चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्र पर 66% भूमि पर वन होना चाहिए। आप जानते हो कि भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पर छत्तीसगढ़। ये बात समझ में आ गया? तो जो वन है वो आपको भारत में अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 81% पे वन है, ध्यान देना। और वन और वृक्ष मिला के लगभग 24% पे वन है। तो होना कितना चाहिए अनुकूल रखने के लिए? 33% पे, लेकिन है कितने पे? 81% पे। तो भारत में वन बहुत कम है। तो वनों को बढ़ाने के लिए वनीकरण, पुनः वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन चला गया है ना। तो उसमें एक सामाजिक वन की कार्यक्रम है, बहुत से कार्यक्रम है। तो इसमें ये बताया गया कि जो 1927 है, इसमें जो एक लॉ बना था भारतीय वन अधिनियम, उसमें कहा गया था कि जो जंगल है उसमें कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। रिजर्व बना दिया गया, बायो रिजर्व बना दिया, नेशनल गार्डन बना दिए, राष्ट्रीय उद्यान बना दिए, एक लिमिट कर दिया कि यहाँ तक ही जाएगा। वन की लकड़ियों का भी यूज नहीं हो सकता है, वन के प्राणियों का भी यूज नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जो कानून बनाया था 1927 में, वो कानून, तो उसने कहा कि कानून किसको ट्रांसफर करके बनाया गया? तो पहले भारतीय वन अधिनियम 1978 था, वो इसी का संशोधन करके क्या बनाया गया? ये बनाया गया कि अब जो वन में केवल वनवासी कुछ जनजातियां हैं जिनका उसमें अधिकार है, वो रह सकते हैं, अपने चूल्हे जलाने की लकड़ी का यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति वन में ना तो जा सकता है, ना आ सकता है, ना पिक्चर वाले शूटिंग कर सकते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट अधिकारी अलग होता है, एक यूपीएससी की पोस्ट है IAFS, ध्यान देना, इंटरनेशनल आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, समझ में आ गया आपका। और हाँ बिल्कुल, BSc के बिना इसका फॉर्म नहीं होता है, यूपीएससी से नहीं निकलेगा, अलग से। जैसे IFS एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यूपीएससी में जो सबसे बड़ी जगह होता है जिसे IAS कहते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपका IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, जिसमें DM बनता है। दूसरा IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। और तीसरा IPS है, इंडियन पुलिस सेवा। इन्हीं तीनों को IAS कहते हैं। लेकिन IFS की एक अलग जगह आती है, केवल साइंस के स्टूडेंट ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेंस जैसा होता है, 6 पेपर होते हैं। और उसमें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, जो फॉरेस्ट का पूरा अधिकारी होता है, वो IFS आपको जो तमाम प्रकार के वन रक्षक की जगह निकलती है, जैसे बहुत निचली पोस्ट है वन रक्षक की, तो वन की रक्षा करना, तो कोई वहाँ पे वन की लकड़ी ना बेच दे, कोई वन की बहुत सी और भी औषधियाँ होती हैं वो ना बेच दे, कोई वन में कोई प्रोग्राम ना हो, ये सब वन में होना मना है, वो नहीं हो सकता है बिना। हाँ, जैसे नेशनल गार्डन है या कुछ रिजर्व हैं, उनमें आप टिकट लेके कुछ तक का यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो बायो रिजर्व उत्तराखंड में है ना बनाया गया था, ठीक। जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा। तो जिम कॉर्बेट ने एक पेड़ पे बैठ के बंदूक से एक शेर को मारा था। अभी आप वहाँ जाओगे तो देखोगे कि वो पेड़ अभी भी है जिस पे बैठ के क्या किया था, एक टाइगर को मारा था, शेर को। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला है। अब वो नेशनल पार्क दैट मीन्स एक पहले भी था, लेकिन अब केवल वन में वनवासी जनजातियां ट्राइब्स ही जाएंगे। सामान्य व्यक्ति जब जाएगा तो इस कानून को पढ़ के जाएगा, नहीं तो वो कानून के पकड़ में आ जाएगा, उसको सजा हो सकती है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये आपका 1927 का 1978 का मॉडिफिकेशन किस में आ गया? 1927 में, ठीक है ना। इसके बाद में निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? हमने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस क्या है, तो आपने कहा कि सर ग्रीन हाउस शब्द जो है वो किससे बना? देखो, हमने आपको बताया कि अगर आप ऊंचाई पे जाते हो, कितना 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए। अब आपने कहा सर ऊंचाई कहाँ से मापेंगे? तो समुद्र के तल से, क्योंकि समुद्र का तल प्लेन है। आप देखते हो स्टेशन पे लिखा होता है समुद्र के तल से ऊंचाई 50 मीटर। जैसे माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई है तो समुद्र के तल से है, किसी स्थल से नहीं है, क्योंकि तल समान है लगभग, इसलिए समुद्र के तल। तो समुद्र के तल से अगर आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो तापमान कितना घटेगा? 1 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया। अब मान लो 1650 मीटर ऊपर जाते हो तो 10 डिग्री क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ? अगर लगभग एक बार और 1650, एक बार और, मतलब कुल मिला के 4950, यानी कि 5000 मीटर जाओगे तो तापमान कितना घट गया? 30 डिग्री, समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे तापमान कितना है
अभी मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, समझ में आ गया? हाँ 40 डिग्री है मान लो, सपोज करो, और तुम कहाँ जाओ, 5000 मीटर ऊंचाई पे चले जाओ, तो तापमान कितना होगा बताओ? तो यहाँ 40 है तो वहां 10 होगा कि नहीं? जैसे अभी बैठे हो ना, वह बैठ नहीं पाओगे, आपको एक स्वेटर की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, और थोड़ा चले जाओ 6000, महाहिमालय एवरेज हाइट 6000 मीटर, तो महाहिमालय पे 0 डिग्री है बर्फ। जैसे अगर तुम जाओ इस समय शिमला चले जाओ, कहाँ? शिमला, ठीक है, तो शिमला में क्या है, ठंडक है, तापमान 14-15 डिग्री होगा, समझ में आया बात कि नहीं है? यहाँ बढ़ेगा तो वहां पे भी बढ़ेगा, लेकिन अभी बर्फ ना मिलेगी। लेकिन तुम मनाली चले जाओ तो मनाली में बहुत ठंडा है, बर्फ अभी भी है। ये बात समझ में आया बात कि नहीं है? केदारनाथ चले जाओ तो कई ग्लेशियर बगल में डले देखेंगे। केदारनाथ की ऊंचाई 36,000 मीटर है यहाँ से समुद्र तल से, तो वो चीज तो नहीं है, लेकिन कई ग्लेशियर बगल में देखेंगे, तुमको बादल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बगल में बैठे देखेंगे, कहेंगे तुमसे हेलो। तो समझ में आया बात कि नहीं आया? तो वही ग्लेशियर नीचे आते हैं और नदी निकलना चालू हो जाती है, समझे बात? तो जितना ऊंच, तो इस समय गर्मियों में लोग कहाँ भागते हैं, कहाँ? पर्वतों पर। कहाँ भागेंगे? पर्वतों पर। तुम लोग काहे के लिए हो? इसी के लिए कि नौकरी लग जाए तो हम भी, हाँ, गर्मी में कहाँ भागे? पर्वत, समझ? सॉरी, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है बेटा, तो पर्वत पे तापमान 0 डिग्री रहता है, बहुत ठंडक है, तो बहुत ठंडक में कोई भी वनस्पति ग्रोथ नहीं कर पाती थी, तो एक पॉली घर बनाया गया। जैसे तुम लोगों ने कभी पौधशाला में देखा होगा, एक पॉलीथीन का घर बना जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो, यहाँ से तो शब्द आया ग्रीन हाउस। अब एक ग्रीन हाउस में आप जानते हो कि CO2 जो गैस है वो बहुत गर्म गैस, मतलब इतनी गर्म गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, समझने का प्रयास करो कि जैसे आप इतना समझिए कि CO2 जो है, जैसे सूर्य है तो सूरज के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। कौन सा है? लगभग 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और दूसरा ग्रह है शुक्र जो कि 11 करोड़, समझ में आया बात? ये मरकरी 6 और ये कितना? 11 करोड़। लेकिन गर्म ए नहीं, गर्म ए है। सबसे अधिक हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो वीनस, क्योंकि इस पर CO2 के भंडार हैं, लगभग 95% CO2 है। तो आप समझ गए ना कि CO2 गर्म गैस, कैसी गैस है? गर्म। दिसंबर याद करो, जब बहुत सर्दी होती है तो तुम रजाई ओढ़ लेते हो, मुंह अंदर, तो 10-20 सांस छोड़ोगे तो रजाई, क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो छोड़ने पर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, समझ में आया बात कि नहीं है? तो CO2 कैसी गैस है? गर्म गैस, ठीक है। हाँ, और O2 कैसी है? ठंडी। CO2 कैसी है? गर्म। अब वो CO2 गर्म गैस है बेटा, और गर्म गैस है तो एक पेड़ है। अब इस पेड़ ने क्या किया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी, फोटोसिंथेसिस थी, तो पेड़ ने क्या लिया? CO2 क्या लिया? हमें क्या दे दिया? O2। कैरी क्या हुआ? C। बचा क्या शेष? C। जितना मोटा पेड़ है उतना कार्बन का संचय। तो पेड़ का काम क्या है? पेड़ के नीचे बैठोगे तो केवल छाया ही ना लगेगी, तुम नीचे बैठो, अगल में रहो, बगल में ना रहो, लेकिन पेड़ क्या करता है? उस गर्म गैस को अपने अंदर गैसिस मटेरियल से सॉलिड में पकड़ लिया, गर्मी को पकड़ के बैठ गया, लाओ गर्मी जितना हो, जितना मोटा पेड़ उतना गर्मी पकड़े। अब तुमने क्या किया? पेड़ को काट दिया, समझ में आया बात? और जब तुमने पेड़ को काट दिया तो अभी भी पकड़े है, बस अंतर इतना है कि अब वो ले नहीं रहा, पकड़े तो अभी भी है, अब तुमसे ले नहीं रहा है, पकड़े है। अब तुमने पेड़ को जला दिया, कोयला बन गया, अभी भी पकड़े। अब तुमने कोयले को जला दिया तो सॉलिड फॉर्म से क्या बन गया? गैसेस फॉर्म बन गया, और गैसेस फॉर्म जाके और यहाँ पर क्षोभ मंडल में ऊपर जमा हो गया, समझ में आया बात? वो तो नेचर है। चोर व्यक्ति होगा तो वो चाहे मंदिर में बने साधु बन जाए, चाहे नेता बन जाए, वो तो चोर ही होगा ना, बस वहां चोरी कम करेगा, यहाँ चोरी ज्यादा कर। समझ में आया बात? चोर को, एक चोर था तो एक बार एक साधु ने कहा कि तुम चोरी काहे करते हो? तो उसने कहा कि चोरी इसलिए करते हैं, भोजन नहीं,
साधु बोला कि हम भोजन का इंतजाम कर देंगे तो चोरी नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे महाराज। कसम? बोले कसम खाते हैं। प्रॉमिस? यस। मंदिर ले गया, बोले भगवान को लड्डू इतने चढ़ते हैं, खाओ जितना खा सकते, अब चोरी ना करना। अब बोले कुछ काम भी बताओ। बोले तुम कर क्या सकते हो? तुम एक काम करो, जितने लोग चप्पल यहाँ पे उतार जाते हैं उनकी चप्पल की देखभाल करो। बोले ठीक है। अब वो चोर आदमी जैसे जो चप्पल उतारे उसका बड़ा नजर, ये 500 की, 1000 की, 2000 की। अब वो कसम खाया था कि हम चप्पल को चुराएंगे नहीं, तो चुरा भी ना, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर एक जूता उठा के किसी का दूसरी कोने रखा है, दूसरे का चोरी नहीं कर पा रहा तो हेरा फेरी कर रहा है। समझ में आया बात? नहीं आया? तो यहाँ पर पेड़ क्या कर रहा था? पकड़ ले रहा था। लेकिन यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म है वो क्या कर रही है? पकड़ तो रही है, लेकिन उतना नहीं पकड़ पा रही जितना पकड़। तो ग्रीन हाउस जितना पेड़ काटोगे, समझ लो, तुम काटो चाहे मोदी जी, हाईवे 6 वे 12 सड़क, जितना, हाँ जितना पेड़, तो भाई हम लोग जितने लोग हैं पर्सन, मान लीजिए कि बच्चों को छोड़ दो, है ना, कितनी जनसंख्या है? 1.5 अरब लगभग। 1.5 को 50 को छोड़ दो, 1 अरब भी अगर एक एक पेड़ लगाएं, 1 अरब पेड़ लगते हैं कि नहीं? तो 1 अरब लोग, ये तो पक्का है कि 50 करोड़ लोग आज नहीं तो कल एसी जरूर खरीद लेंगे। लेकिन पेड़, 50,000 का एसी घर आ जाएगा, लेकिन 5 रुपए का पेड़, हाँ समझ लो। बात समझ में आया? बात नहीं आया भाई? वो तो यही कहानी ये है कि नाव में छेद हो जाए तो तुम उस साइड पहुंच गए जहां पे पानी भर नहीं रहा था, और जहां भर रहा था उसको बड़ा टेंशन था कि पानी भर रहा, और तुम आराम से साले को मरने दो। ये नहीं जानते कि नाव तो पूरी डूब रही ना, कब तक बचोगे? कितना एसी लगाओगे? जब पृथ्वी पूरी डूबेगी, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री। कितना है? और लगभग 2 डिग्री बढ़ चुका है। कितना? और जितना 2-3 डिग्री और बढ़ जाएगा ना, तो यही जैकोबाबाद बनेगा, यही अल अजीजिया। अभी तुम लोग देख रहे हो, यहाँ तापमान 50 डिग्री चल रहा है। कितना? ये तो मीटर बता रहा, हम बिना मीटर के बताते रहे। कितना चल रहा है? 50 डिग्री। समझ में आया बात कि नहीं है? और आज जो है दुनिया की बातें चल रही है, ये हो गया वो होगा, कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोग खुद ही विकास में ही विनाश छुपा है। जितना विकास करोगे उतना ही अबे लोग विनाश होगा। समझ में आया बात नहीं? भाई जैसे मोटरसाइकिल से जाओगे, एक्सीडेंट होगा तो हाथ पांव टूटेगा। हवाई जहाज से एक्सीडेंट होगा तो शॉर्टकट निकलोगे ऊपर, कुछ ना टूटेगा, जलाना भी नहीं पड़ेगा, काहे का? वहीं आग लग जाएगी, वो 4-5 हजार रुपये लकड़ी का बचेगा, स्वाहा। तो विकास में विनाश है। सुनो तो कहाँ से चला गया क्वेश्चन यार? ये निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CFC है, तुम जानते ही हो। मीथेन तो मेन है, ये तो सबसे बड़ा बाप है। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। समझ में आ गया? चलो अगला बढ़े। कहाँ गया? निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषण भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? बताओ, पढ़ा है तुम लोग को। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी? पिलू बेबी सिंड्रोम। समझ में आ गया? पिलू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना? ये नाइट्रेट की अधिकता से बीमारी होती है, और बच्चों को होती है, ध्यान देना आप। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो मिथीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथीमोग्लोबिन। और बच्चे का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तुरंत उपचार ना मिला तो बच्चे की डेथ हो जाएगी, ध्यान देना। इसीलिए जो नीला हो जाता तो उसका नाम क्या हो गया? पिलू बेबी सिंड्रोम हो गया, ध्यान दो, ठीक है ना? ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता खत्म हो जाएगी। और मिनी माटा तुम जानते हो कि पारे की अधिकता से होगा। किससे? पारा। ये बात समझ में आ गया? और ये मिनी माटा किस पे आया? तो जापान में एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनी माटा। उस खाड़ी में क्या हुआ कि एक समय ऐसा हुआ कि पारे की अधिकता हो गई, तो पारे को मछलियों ने निगल लिया और मछलियों को इंसानों ने। जैसे निकला वैसे तंत्र का तंत्र गड़बड़ा गई, जीभ लड़खड़ाने लगी, हाथ पांव हिलने लगे। समझ में? कौन सी बीमारी? मिनी माटा, ठीक है ना? शांत घाटी आंदोलन वर्ष 1973 में सबसे पहले कौन सा राज्य? साइलेंट वैली, केरल राज्य है। तुम लोग को बहुत अच्छे से आता है। अब इस पे विस्तार नहीं बताते, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, ठीक।
इतना ही समझ लो, कभी फिर उखाड़ेंगे इसकी बात। साइलेंट वैली, फ्लाई एज वातावरणीय प्रदूषण है जो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो एनटीपीसी का नाम सुना आपने? क्या है एनटीपीसी? बोलो, एनटीपीसी क्या है? हाँ हाँ, एनटीपीसी क्या करती है? भारत में जितना भी ताप से विद्युत बनती है उसका सिंगल निकाय, भारत में, पूरे भारत में जो भी विद्युत बनती है वो 60% विद्युत एनटीपीसी के अंतर्गत मिलती है हमको। सर समझ में आ गया? अब तुम लोग कहते हो कि सर एनटीपीसी की जगह आई वो भी रेलवे में, तो रेलवे में जो लाइट मुहैया कराती है संस्था वो एनटीपीसी के थ्रू एग्रीमेंट है। रेल का काम है गाड़ी चलाना, लाइट देना किसी दूसरे का काम है। जितना लाइट लगेगी उतना बिल जाएगा, तो एनटीपीसी केवल विद्युत का काम करता है। सही रूप से ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, लाइन सही रूप से चल रही है, ग्रिडिंग व्यवस्था सही है, ऐसा। और गाड़ी का काम क्या है? गाड़ी, पटरी, पहिया, एक्सल, आना जाना। समझ में आ गया नहीं आ गया? अलग अलग वर्क। तो एनटीपीसी से लगभग 60% जो विद्युत है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन निकाय है जो भारत में जितना विद्युत बनेगा, तो जहां से थर्मल से कभी विद्युत बनती है, तुम लोग देखे हो प्लांट कभी? हाँ, टांडा। चलो, इलाहाबाद के पास में एक 12 प्लांट है शंकरगढ़ को, बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां बनी हुई, और कोयला, कई मालगाड़ी कोयले को रोज रखा जाता है, और बड़ा उसमें बहुत टेक्निकल काम रहता है कैसे विद्युत बने। तो वो उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होता है पर पार्टिकुलेट, है ना, पीपीएम वाले, तो उनको जब वो ऊपर जाते हैं तो क्या करेंगे? प्रदूषण फैलाएंगे, और इसे ही क्या कहते हैं? फ्लाई एश। समझ में आ गया बात? थर्मल पावर प्लांट जो संयंत्र हैं उससे हो, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से एनएचपीसी का नाम सुना तुम लोगों ने? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, जल विद्युत। भारत में लगभग 12% जो विद्युत है वो किससे बनती है? जल विद्युत। ये बात समझ में गई? एनएचपीसी, ठीक है ना। एक एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, फिर इसके बाद पवन है, ज्वार भाटा है, कोटेक है, और उसके बाद सूर्य वाला, सोलर पहल, ये बात समझ में। विंड है, बहुत से प्रकार से। कूड़ा कचरा संयंत्र दिल्ली के बदरपुर में लगा है, ये बात समझ में गया आपका? तो वो स्थान, वो भी थर्मल में ही आएगा, कूड़ा कचरा वाला। डीजल से ही विद्युत बनेगी तो भी किस में आएगा? थर्मल में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी, एक बार क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा आ रहा है। कौन सा? जलोढ़ में, ठीक है ना, जानते हो तुम लोग, बताने की जरूरत नहीं। 11वें क्वेश्चन पे चले। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट केवल इस नाम से जानती जाती थी, बोलो। बनाया है, तुम लोग जानते हो। E15 के नाम से। काफी बड़ा इतिहास है लेकिन जान दो अभी, इतना ही जान लो। धुलिया जलप्रपात कहाँ है? धुलिया जलप्रपात कहाँ पर? कौन सी नदी पर? चंबल। चंबल नदी का उद्गम महू, समझ में आ गया? और चंबल भारत की सबसे अधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी, सबसे अधिक मृदा अपरदन वाली नदी कौन सी है? चंबल। समझ में आ गया? किस क्षेत्र में बहती है? तो मालवा, इसमें मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा पर बहते हुए उत्तर प्रदेश आ जाएगी चंबल नदी। इटावा का नाम सुने हो? अरे दिल्ली गए हो, इटावा मिलता है। इटावा में किससे मिल जाएगी? यमुना से। इटावा में किससे मिलेगी? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, 3 बड़ी परियोजनाएं चंबल पर। एक नदी है क्षिप्रा, कहाँ बहती है? उज्जैन में, चंबल की सहायक है, ध्यान देना।
क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। जैसे महाकुंभ लगता है 12 वर्ष बाद। देखिए जो क्वेश्चन बता रहा था मैं, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में है, तो हमने आपको बता ही दिया चंबल के बारे में। इटावा में मिल जाती है यमुना। चंबल के बाद में ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। देश में कुल वन क्षेत्र को कहा गया, कि देश के वन आच्छादित क्षेत्र को कहा गया, कि प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति को कहा गया, और क्या फिर उदाहरण की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल को कहा गया? बोलो। ग्रीन अकाउंटिंग, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है, चलो ग्रीन अकाउंटिंग भी समझ में आ गया। दूसरी बात, हाँ भैया गायब हो गया तुम्हारा मामला, कहाँ से आएगा? आ गया, धन्यवाद। देखो बेटा, ये तो तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन कभी क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो तो पूरा पढ़ा करो। इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय आय को ध्यान में रख के किया गया। समझ में आया बात? ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय को। अब राष्ट्रीय आय में ये है कि दो चार पर्यावरण में चार चीजें होती हैं, हमने आपको बताया था। एक पर्यावरण, एक पारिस्थितिकी, एक पर्यावरण अवनयन और एक नियोजन। पर्यावरण वो है जो बताया गया कि कम से कम 33% पे वन होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। सेकेंडरी, आपने वन काटे, वो भी जरूरी था। हाईवे बनाना है, वो भी जरूरी है। जब काटे तो उसका दैट मीन्स डिक्रीजमेंट किया तीसरे टॉपिक में, तो उसका प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को कहते हैं नियोजन। आप एक फैक्ट्री लगाए, आपने सल्फर, नाइट्रोजन, तमाम प्रकार के प्रदूषण फैलाए, उनको कैसे कम किया जाए? तो आज जैसे पहले हर चीज बहुत सस्ती होती थी, अब हर चीज बहुत महंगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आज जो है, अगर देखा जाए तो आज आप कोई मकान बनवाते हो, नया बनाए तो ठीक है, पुराना बनाए तो पहले तो उसको तोड़वाओ, तोड़वाने के बाद सारा वेस्टेज जितना निकला वो बाहर। समझ में आया? तो जो वेस्टेज को निकाल के बाहर करने का खर्चा है, जो भी पर्यावरण, आज जैसे कूड़ा वाला आता है, कूड़ा ले जाता, पहले कूड़ा वाला नाम का कोई चीज नहीं था, जहां कहो मन फेंक दो। आज कूड़ा वाला आएगा तो कूड़ा वाला भी तो पैसा लेगा, सफाई वाला आएगा तो सफाई वाला पैसा देगा। तो जितनी प्रदूषित चीजें हैं उनको ठिकाना लगाना, तो लगभग 10% से ज्यादा तो व्यक्ति का उस प्रदूषण को निपटने में लग जाता है। ये बात समझ में गया? जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली में जितनी फैक्ट्रियां थी सब शिफ्ट कर दी गाजियाबाद। मथुरा रिफाइनरी से ताजमहल को खतरा, इसलिए हो सकता है जिस दिन किसी भी दिन बंद हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये बात समझ में आया आपका? तो ये जो स्थितियां हैं प्रदूषण वाली, तो उसमें ये बताया गया कि जो चीजें हैं हमारा पर्यावरण, उस पर्यावरण का पे क्या करना है? लोड नहीं पड़ना है, और हमको विकास भी करना है। पर्यावरण पे लोड ना पड़े तो हमारा विकास, तो क्या करेंगे हम? पर्यावरण पे लोड ना पड़े, हमारा विकास भी हो, तो आपकी जो संस्था है, वो संस्था अगर प्रदूषण फैलाती है तो कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करे। बात समझ में आया? कहीं ना कहीं रिप्लेस करे। ये बात समझ में आ गया? मतलब तुम्हारा जीडीपी में कोई, तो देश में कुल वन क्षेत्र कोई मतलब नहीं, ये तो नॉर्मल। देश के वन आच्छादित, वन आच्छादित मतलब वृक्ष और वन। अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन तुमको मिल रहा है ना, क्या? प्रदूषण और पर्यावरण क्षति। अगर प्रदूषण होगा तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण क्षति होगी। अब पर्यावरण क्षति को रिप्लेस करने के लिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया? उद्यान की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल में, तो प्रति भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति जानते हो ना, जहाँ कुछ होता नहीं, उसकी प्लानिंग करके अगर होने लगा तो कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन प्रदूषण को हटाने के लिए तो एक ग्रीन अकाउंटिंग की बात की गई थी, और अकाउंटिंग में तमाम प्रकार के ऐसे कुछ नंबर बांटे भी गए थे। मतलब बहुत से देश ऐसे थे जो 100% ग्रीन वाले देश थे, उनको वेटेज बहुत दिया गया था उन देशों के कंपैरिजन में जो कि देशों में प्रदूषण अधिक। ये बात समझ में गया आपका? ये बहुत मुद्दा वाला क्वेश्चन रहा। निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करो, बताओ।
कौन सा होगा इसमें? तारापुर होगा, ट्राम्बे होगा, कलपक्कड़म होगा, नरोरा। ट्राम्बे, ट्राम्बे में क्या है? ये तीनों में तो क्या हो जाएगा बोलो? इनमें तीनों में क्या है? परमाणु रिएक्टर है, ठीक है ना। लेकिन ये भी परमाणु से संबंधित है, ध्यान देना आप, समझ में आ गया। लेकिन क्या है, इसमें परमाणु का एक स्टडी पॉइंट है, कुल मिला के उसका अध्ययन केंद्र जो है, प्रयोगशाला है, वो कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में है, महाराष्ट्र। पाकिस्तान पर भट्टी काम कर रही है। हमने आपको बताया था कि वर्तमान में 22 स्थान पर, समझ में गया, 8 स्थान पर 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं। कितने रिएक्टर काम कर रहे हैं? 22 रिएक्टर काम, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी, बताओ किस किस्म की? सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी? कर्नाटक, कोडागू जिला, ठीक है ना। तो एक ये भी होता तो तुम लगा लेते। विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहाँ? ब्राजील। ये बात समझ। कॉफी पत्तन है सैंटोस, तो भारत में जो एक ही है अरेबिका है, रोबास्टा है ही नहीं। दोनों प्रकार की होती है बहरहाल, लेकिन अरेबिका ज्यादा होती है, रोबास्टा होता है। आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। सूरत किस नदी के तट पर है बोलो? सूरत ताप्ती नदी के, देखो यहाँ गुजरात राज्य। ये जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? खंभात। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। खंभात क्यों पड़ा नाम बोलो? क्योंकि खंभात जिला है बेटा, खंभात डिस्ट्रिक्ट है, तो खंभात की खाड़ी। यहाँ पर कच्छ जिला है, इसकी खाड़ी कच्छ की, समझ में आया बस। और यहाँ पर कच्छ का रण है, कच्छ का रण। यहीं पर विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में 23.5 डिग्री और 24 डिग्री के बंटवारे को लेकर, क्रीक कुरकुरी, तो यहाँ पे क्षेत्र। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल का नाम सुने हो तो? मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलेगी ताप्ती, और यहाँ पर जाके और एक खंभात की खाड़ी में गिर जाती। तो सूरत इसी नदी के तट पर स्थित। बात समझ आ गया आपका? के ऊपर जाएंगे तो फिर नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। ऊपर जाएंगे तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और एक नदी साबरमती है। चारों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरेंगी, ध्यान देना। कौन कौन सी? ताप्ती नदी, समझ में गया, और नर्मदा नदी। सब पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी? माही नदी। समझ में आ गया नहीं? जैसे भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी काटती है नदी? और मकर रेखा को? कांगो नदी। कहाँ है? इस महाद्वीप में है कांगो। अच्छा, इसी को कहते गठन विद्या। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कर्क रेखा है, और जिसमें क्या हो जाएगा आपका, है ना, तीनों रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर, लगभग बैलेंस में। और जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी वो कांगो नदी, और जो मकर रेखा को काटेगी वो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो। समझ में आया बात कि नहीं है? ठीक है। तो ये आ ही गया क्वेश्चन, आसान ही क्वेश्चन। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र बोलो। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, देखो मेघालय में तो 200 सेंटीमीटर वर्षा। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र विश्व का कौन सा? औसत 1350 सेंटीमीटर। कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून से वर्षा खूब झमाझम होती है, बताया था। अब बचा कोंकण और कश्मीर। यह ऐसा स्थान है जहां केवल 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? दूसरे स्थान पर जैसलमेर 12 सेंटीमीटर। तो निश्चित सी बात है कि सबसे कम वर्षा वाला है
तो फिर कोंकण यहाँ कुछ नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद पृथ्वी पर 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम जाती है, बताओ। ये पृथ्वी है, घूमती है कैसी, पश्चिम से पूर्व की। 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360। 24 घंटे में कितना, 360। 1 घंटे में 360 बटे कितना हो जाएगा, 15। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। समझ में आ गया नहीं? तो पृथ्वी जो घूमती है इसे कहते हैं रोटेशन। क्या कहेंगे, स्पीड है 1610, ध्यान देना। हवाई जहाज चलता है 700-800 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारी पृथ्वी कितना, 1610 घूमती। और सूरज के चारों तरफ ये जो घूमती है ना, की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में कितना, समझ में आया बात? इसका अपनी ऑर्बिट का चक्कर है, रेवोल्यूशन है, और वो क्या है, रोटेशन। ये परिक्रमण, वो परिभ्रमण, ये बात समझ में गया। ये आपका अक्षीय गति, वो कक्षीय गति, अपनी ऑर्बिट में चलू, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भी एक अब कहा गया भाई, तो कुछ गड़बड़ हो जाती। ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल, बताओ। ये तो आसान क्वेश्चन है, बोलो। ग्रेट बियर का नाम सुना तुम लोगों ने, आनंद भवन कभी गए हो? आनंद भवन में एक शो चलता है प्लेनेटोरियम, है ना। अब उसका किराया शायद 50 रुपए या 60 रुपए हो गया। एक समय 15 रुपए हुआ करता था। तो उसमें जब कभी शो देखने जाओगे तो ये सब तारामंडल दिखाते हैं, सप्तऋषि तारामंडल, तो नाम ही सप्तऋषि है, तो निश्चित सी बात के साथ समझ में गया। तो आप 1 घंटे का शो है तो देखोगे। तुम लोग कोई नहीं गया, गए हो, कहा देखे हो? तुम तो कुछ और ही देखो हो, तुम अजूबे से शो हमारे। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में? बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलो। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, इंडियन ओशियन, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू के सबसे निकट है, बोलो। चिल्का झील के महिमा की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के खंबात की, मन्नार की, बताऊं कि ना, थोड़ा बता दूं इस पे कि ना बताऊं? देखो बेटा, ये तो हो गया कन्याकुमारी, क्या हो गया, और ये हो गया श्रीलंका। यहाँ पर एक तमिलनाडु का जिला है जिसका नाम है मन्नार, तो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके बाद जाओगे तो यहाँ पे श्री राम सेतु है। हाँ, क्या है, श्री राम सेतु कनेक्टेड बाई धनुषकोडी टू तलाई मन्नार। क्वेश्चन कई बार आया है। भारत के धनुषकोडी को श्रीलंका के किससे जोड़ेगा, तलाई मन्नार। समझ में आया बात? धनुषकोडी रामेश्वरम के पास है। धनुषकोडी में कलाम साहब का घर है, तो धनुषकोडी को किससे जोड़ेगा, तलाई मन्नार। समझ में आ गया आपका? तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, मन्नार। मन्नार के ऊपर पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक। पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम आबादी अधिक है तमिलनाडु में। तो पाक शब्द मुस्लिम में ऐसा पवित्र शब्द माना गया है, इसलिए इसका नाम पाक की खाड़ी है। तो पाक की, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, और यहाँ पे पाक जल संधि। समझ में आया बात करेंगे? ये पाक जल संधि यहाँ बंगाल की खाड़ी। जल संधि कभी भी 2 सागरों को जोड़ेगी, 2 स्थानों को अलग करेगी। तो पाक जल संधि कनेक्टेड बाई, भारत में यहाँ पे कोडिक्कराई स्थान है। कौन सा स्थान है, कोडिक्कराई को जाफना प्रायद्वीप से। श्रीलंका में जाफना का नाम सुना होगा तुम लोग,
वहां पे लिट्टे था, आतंकवादी संगठन LTTE। तो श्रीलंका के जाफना से भारत के कोडिक्कनाई को अलग करेगी, जोड़ेगी किसको, पाक को किससे जोड़ेगी, बंगाल की खाड़ी। जबकि श्री राम सेतु दो स्थलों को जोड़ेगा, यहाँ पर धनुषकोडी को तलय मन्नार से जोड़ेगा, जबकि मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से अलग। समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक है, आया तो नहीं होगा हम जानते हैं, लेकिन फिर भी सुन लो। हमारा काम केवल बिना नक्शा के देखे बिना हो नहीं सकता है, वो तुम लोग के पास है ही नहीं। कैसे बताओ? काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? क्या कहा जाता है इसको, नाम बताओ, और लोकल नाम बताओ। क्या कहा जाता है? भारत में तीसरी सबसे अधिक क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था। कब हुआ था? तो क्रिटेशियन काल में हुआ था, क्रिटेशियन काल। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो दूर दूर तक मैग्मा फैल गया लावा के रूप में। जल्दी ठंडा हो गया तो बेसाल्ट चट्टानें बनी। कौन सी चट्टानें? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से ब्लैक सॉइल बनी। उसी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास, अंगूर, राख जैसी मिट्टी है। कभी मुंबई गए होगे तो देखी होगी, कुछ लोग तो गए होंगे, बाकी कुछ तो इलाहाबाद से बाहर निकले नहीं होंगे, जानते हैं। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन? इससे आसान है, चलो। लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें सामान्य तापमान, कम वर्षा, उच्च तापमान, भारी वर्षा, निम्न तापमान। कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, कौन सा बताओ? बेटा लैटेराइट मिट्टी वेस्टर्न प्लेट्यू पे सबसे अधिक देखी जाती है। तो ऊंचाई पहाड़ की पहली बात तो ढालों पे पाई जाएगी। लैटेराइट में बनने की क्रिया को लैटराइजेशन कहते हैं। जो परत बह के नीचे आती है उसे लिथरन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? लैटेराइट मिट्टी में बागानी कृषि अधिक होती है। रबड़ के बागान, चाय के बागान, कॉफी के बागान कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाती है। तो जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहीं पे कौन सी मिट्टी बनेगी? आपका लैटेराइट। इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? उच्च तापमान, भारी वर्षा। समझ में आ गया आपका? लैटेराइट निर्माण ही 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? 150 से 200, और इसके बाद तापमान भी अधिक, मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में ही होगी। उत्तर में लैटेराइट मिट्टी। आगे बढ़े हम लोग। पर्यावरण में पौधा घर इसकी वृद्धि का कारण होता है, बताओ। अरे ग्रीन हाउस किससे बनती है? सीधी सी बात है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लास्ट क्वेश्चन है, गौण प्रदूषण कहा जाता है। देख लो। चलो भागने लगे कुछ लोग तो भैया। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कल से बताएंगे नहीं कि 25 क्वेश्चन है, हम 26 लाख डालेंगे कल वाले, इससे तुम लोग भाग ना पाओ। समझ में आया? ठीक है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो आज का इतना ही सेशन, आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग।